सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वेव्स। सो फ्रेंड्स, आज बहुत कुछ आज बात करेंगे 2019 एमपीपीएससी से रिलेटेड ऑनरेबल हाई कोर्ट के दो जजमेंट्स की। एक जो है 7 अप्रैल वाला और एक जो है 13 दिसंबर वाला। 2022 एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वाले बहुत ही खुश हो जाएं, क्योंकि एक निश्चित तौर पर यह कह दिया गया है कि पदों में वृद्धि होगी। तो पदों में वृद्धि के संबंध में हम बात करेंगे। 2020 वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं ये होप करते हैं कि हर वीडियो में मैं उनकी बात उठाऊंगा, तो उनकी बात मैं उठाऊंगा और उनके लिए भी कुछ कहूंगा, लेकिन कहने के लिए है क्या, है ना। तो आज 2019 की ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो 2019 को भी इफ़ेक्ट कर रही है, 2020 को भी, 2021 को भी और 2022 को भी आगे इफ़ेक्ट करेगी और आने वाली सारी भर्तियों को इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है ना। एक जो बहुत सेंसिटिव इश्यू चल रहा है, जिससे अभी पार लग नहीं पाया है, वो है ओबीसी रिजर्वेशन केस का। वो तो चल ही रहा है और उस संबंध में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ना 27% ना 14% मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ। और जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट होगा वो स्वीकार्य होगा, तो उस पर कुछ ज़्यादा चर्चा हम करेंगे नहीं। बात आती है कि जहाँ इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, वहीं पर कुछ लोग रीमेंस को लेकर के एक अड़ंगा लगा रहे हैं। रीमेंस को लेकर के अड़ंगा लगा रहे हैं, और रीमेंस हो या किसी तरीके से एग्ज़ाम बाधित हो, इसके लिए बहुत सारे फंडाज हैं उनके पास। कभी वो 87-13% को चैलेंज कर देते हैं, कभी वो रीमेंस हो इसके लिए प्रेशर बनाते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और वो एक बात नहीं भूलते हैं बताना कि 7 अप्रैल को जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था। ओके। और आप जानते हैं कि उसके बाद एक 13 दिसंबर को भी जजमेंट आया ऑनरेबल जस्टिस नंदिता दुबे जी की बेंच से। तो कभी कभी मुझे एडवोकेट हूँ मैं, इसको लेकर के बात बताई जाती है, तो आज मैं एडवोकेसी जो है थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा बच्चों को। पहली बात तो मैं जो जजमेंट आते हैं उनकी ज़्यादा मैं व्याख्या करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी ये नहीं चाहता कि मेरे द्वारा माननीय न्यायालय की जो है अवहेलना हो, है ना। तो मैं उनकी व्याख्या करता नहीं हूँ। लेकिन आज माननीय न्यायालय से क्षमा चाहते हुए इन बच्चों को, जो बच्चे जो कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उन जजमेंट्स पर कुछ कहना पड़ रहा है। तो जो भी एक अवलोकन की जो शक्ति प्राप्त है, जो कुछ कहने की शक्ति प्राप्त है, उसके तहत मैं कह रहा हूँ। आप ये कहते हैं कि 13 दिसंबर को जो जजमेंट आया वो गलत है, ऑनरेबल जस्टिस नंदिता दुबे जी की बेंच से जो जजमेंट आया वो गलत है, तो 7 अप्रैल का जजमेंट सही था, है ना। 7 अप्रैल का जजमेंट आपके लिए सही था, और जो भी जजमेंट था उसकी जो व्याख्या की गई वो भी आपके लिए सही था। आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं जो चीज़ आपके फेवर में है वो गलत है, जो चीज़ आपके फेवर में है वही बस सही है। ठीक है ना। नियम बनाने की शक्तियाँ आपको दे दी जाएं, जजमेंट देने की शक्ति आपको दे दी जाए। आप तो ये डिमांड नहीं कर रहे हो कम से कम कि पेपर बनाने की शक्ति भी हमको दे दी जाए, कि हम ही पेपर बनाएं और हम ही सेलेक्ट हो जाएं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ ये क्लियर कर देता हूँ बेटा, कि जो भी एडिशनल बच्चे आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कभी एडिशनल बच्चों के अगेंस्ट नहीं रहा हूँ, और मैंने हमेशा कहा है कि जो लोग जायज़ रूप से आ रहे हैं उनको लिया जाना चाहिए। लेकिन बार बार एग्ज़ाम हो और बार बार बच्चों की मेहनत खराब हो, इसके मैं कभी पक्ष में भी नहीं रहा हूँ। जो एडिशनल बच्चे आ रहे हैं उनका एडिशनल मीन्स हो। अब बात करते हैं रीमेंस वालों की। उन्होंने कहा 7 अप्रैल का जजमेंट जो है वो बार बार गिना रहे हैं, तो अब 7 अप्रैल का जजमेंट एक तरफा जजमेंट था। कहीं भी ये नहीं सोचा गया कि कुछ बच्चों को जिनकी कोई भी आप मुझे ये बता दीजिए, जिन बच्चों ने एमपीपीएससी मेंस दिया था 2019 और फिर जिनका इंटरव्यू में जाने वाले थे, जो उनकी क्या गलती थी जिस वजह से एग्ज़ाम पूरा निरस्त कर दिया गया। उनकी क्या गलती थी, आप मुझे ये बताइए। उनकी कोई गलती थी? गलतियां हुई, किसी एक सरकार ने कोई नियम बना दिया, फिर दूसरी सरकार उसको फॉलो कर रही है, फॉलो नहीं कर रही, उस वजह से जो है अड़चनें आ रही हैं। ओबीसी इश्यू की वजह से जो है अड़चनें आ रही हैं, तो उसमें सब फंसे हुए थे। यहाँ कोई भी कैटेगरी में नहीं उलझेगा, कैटेगरी में। ओके। क्योंकि एग्ज़ाम में सभी उलझे हुए हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले और दिव्यांगजन, यूआर वाले, सभी। तो बात सभी की चल रही है, अब इसको कैटेगरी नहीं बना दीजिएगा। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, उनकी क्या गलती थी? प्रक्रियाएं उलझी नियमों की वजह से। बच्चों ने तो मेंस दिया,
बच्चों ने मेंस क्लियर किया, वो इंटरव्यू में जाने वाले थे। तो इस बात को नदारत करते हुए पूरा एग्ज़ाम जो है 2019 का निरस्त क्यों कर दिया गया। अब आते हैं कानून के सामान्य सिद्धांत पर। कानून का सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई नियम उलझता है तो वो उस नियम को जहाँ तक वो असंगत है उतनी चीज़ें जो हैं वो दूर की जाएंगी, और जो चीज़ मतलब आपका वैध हैं वो बनाए रखी जाएंगी। ये सामान्य सिद्धांत है, और आपने केशवानंद भारती केस में भी इसको बहुत पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये सामान्य सिद्धांत है। इस सामान्य सिद्धांत का पालन क्यों नहीं किया गया। यदि रोस्टर हटाना था, आप रोस्टर हटा दिया, ठीक है, रोस्टर हटा दिया। कुछ बच्चे अलग से आ रहे हैं, एडिशनल बच्चे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे आए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन उनके लिए एडिशनल मेंस होना चाहिए था ना। पूरी की पूरी प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश क्या कोर्ट ने दिया? और अगर दिया, या जिसको दिया गया समझा गया, है ना, थोड़ा सा कानून आप भी समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ आपकी पूरी की पूरी फ्री क्लास देने के लिए नहीं बैठा हूँ कानून की। तो अगर दिया गया समझा गया तो भी पूरा का पूरा एग्ज़ाम निरस्त कैसे कर दिया गया। मजाक है एग्ज़ाम्स मजाक होते हैं कि बच्चों से कोविड पेंडेमिक में एग्ज़ाम ले लिया गया और बच्चों ये सेलेक्ट हो गए और इंटरव्यू के लिए जाने लगे। जो बच्चे अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए उनकी क्या गलतियाँ थी, और इस बात का क्या दावा है कि वो बच्चे जो बेचारे इतनी परेशानियों में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनके साथ अब अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है तो परिस्थितियां बिल्कुल यथावत रहेंगी, चेंज नहीं हो जाएंगी, और उनको कुछ और नहीं झेलना पड़ेगी मार, और उनका फिर से सिलेक्शन हो जाएगा। परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। तो ना मैं रोस्टर हटाने के खिलाफ, रोस्टर हटा ठीक हटा, वो तो असंवैधानिक था, उसको हटना ही था। एडिशनल बच्चे आए, बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम है, ठीक है ना। लेकिन एडिशनल बच्चे आए तो एडिशनल मेंस सीधा सीधा एक रास्ता था। रीमेंस क्यों? क्योंकि बच्चे मजाक थे, उनके बारे में बस नहीं सोचना चाहिए था न्यायालय को, जो बच्चे मेंस क्लियर करके इंटरव्यू देने जा रहे थे। आपका पूरा का पूरा सार यही है रीमेंस वालों, कि उनके बारे में बिल्कुल भी ना सोचा जाए। एडिशनल बच्चे आ गए, ठीक है ना, एडिशनल बच्चे आ गए, तब भी जो लोग अभी रीमेंस की मांग कर रहे हैं वो उसमें नहीं आ पाए, एडिशनल में भी आप शामिल नहीं हो पाए। तो फिर आपने रीमेंस की मांग उठा ली। यदि आपकी मांग इतनी जायज़ होती ना, यदि आपकी मांग इतनी जायज़ होती बेटा, तो आप एडिशनल वाले, जो एडिशनल मेंस वाले बच्चे हैं, उनके कंधे पर रख करके बंदूक नहीं चलाते। आपको मालूम है कि हमारा रीमेंस किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, आप इसलिए एडिशनल वाले बच्चों का सहारा ले रहे हैं, और उनको तो मेंस देना है, लेकिन आप उनको बार बार ये बोल रहे हैं कि नहीं मेंस नहीं होगा, रीमेंस होगा, रीमेंस होगा, रीमेंस होगा। आधे एडिशनल वाले बच्चे समझ चुके हैं कि हमको तो एग्ज़ाम देना ही है, वो अपनी प्रिपरेशन में लग गए, वो अब आपके झांसे में नहीं आने वाले। हाँ, कुछ लोगों को जो एक मूवमेंट का शौक़ होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे अगर एडिशनल वाले अभी भी रीमेंस चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मांगे रखने का हक सबको है। तो रीमेंस वाले, अगर आपकी मांग इतनी जायज़ होती तो आप एडिशनल मेंस वाले बच्चों का सहारा नहीं लेते। यहाँ रीमेंस वाले बेटा और एडिशनल मेंस वाले अलग अलग हैं। रीमेंस वो बच्चे चाह रहे हैं जो एडिशनल में नहीं आए हैं और जिनका मेंस अच्छा नहीं गया है, और वो चाह रहे हैं फिर से रीमेंस हो और हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। ये बात सबको समझ में आ रही है, माननीय न्यायालय को भी समझ में आ रही है। इसलिए 13 दिसंबर को जो है एक जजमेंट आया कि रीमेंस नहीं होगा, और एक शानदार जजमेंट था, जिसको आप लोग बोल रहे हैं गलत है। गलत ये नहीं था, गलत अगर कुछ था तो 7 अप्रैल के जजमेंट को जो मिस इंटरप्रिटेट किया गया वो गलत था। आज साफ साफ कहना पड़ रहा है, उसकी जो गलत व्याख्या की गई वो गलत था। अगर एक अच्छा जजमेंट आया है तो 13 दिसंबर को बहुत ही शानदार जजमेंट आया है, जिसमें बच्चों की जो मेहनत है उसको देखा गया है। मजाक नहीं है एग्ज़ाम, ये बताया गया है। जो बच्चे निकल गए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, वो रहेंगे। हाँ, एडिशनल बच्चे आ रहे हैं, स्वागत है, आप एडिशनल मेंस दीजिए, और फिर एक रेशियो में बराबर मात्रा में बच्चे लिए जाएंगे। जितने बच्चे यहाँ से सेलेक्ट किए जाने चाहिए एडिशनल मेंस से, उतने बच्चे लिए जाएंगे, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है।
और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि एडिशनल वाले बच्चे जिनको एडिशनल मेंस देने का चांस मिल गया है, कुछ एक बच्चे क्यों रीमेंस के चक्कर में पड़े हैं। पोस्ट 571 ही रहनी है। सेलेक्ट आप भी उस रेशियो में होंगे जिस रेशियो में होना चाहिए। आपका कहीं से कोई लॉस नहीं है। आप बलि का बकरा बन रहे हैं, दूसरों को अपना कंधा दे रहे हैं बंदूक चलाने के लिए, है ना। वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहे जो करें। तो ये था। अब आते हैं एक और बात पर। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जब वो एक नया निर्णय दे दिया जाता है और उसका प्रभाव यदि पिछले निर्णय से कुछ असंगत है तो नया निर्णय मान्य होता है और पिछला निर्णय शून्य होता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक नया निर्णय आ गया है 13 दिसंबर को, अब यही मान्य है। 7 अप्रैल की बात अगर आपको करनी है तो 13 दिसंबर की बात आप करना भूल नहीं सकते, क्योंकि अब वर्तमान में जो मान्य है वो 13 दिसंबर का जजमेंट मान्य है। आप इसको डबल बेंच में से चैलेंज करें, आप इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी। और मैं कभी इस तरीके से तो कहता नहीं हूँ कि ये निश्चित ऐसा ही होना है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि निश्चित रूप से ऐसा होगा, लेकिन बेटा चांसेस बहुत कम है कि रीमेंस हो, बहुत कम है, क्योंकि एग्ज़ाम्स मजाक नहीं है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर उनकी गलतियों की वजह से एग्ज़ाम निरस्त हुआ होता तो बात अलग थी, उनकी कोई गलती नहीं है। और जो बच्चे अतिरिक्त आए हैं उनको क्या मौका नहीं मिल रहा, उनको मौका बराबर मिल रहा है, उनका एडिशनल मेंस हो रहा है और वो भी सेलेक्ट होंगे। तो जब सब कुछ जायज़ हो रहा है तो रीमेंस क्यों होगा? रीमेंस क्यों होगा? ये तो ऐसा हुआ कि नहीं, सारी की सारी पावर हमको दे दीजिए, सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, एमपीपीएससी कुछ न करे, जीएडी कुछ न करे, सरकार कुछ न करे और कोई भी संस्था कुछ न करे, सब कुछ हम डिसाइड करें। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है रीमेंस बिल्कुल नहीं होगा, एडिशनल मेंस होगा। और एडिशनल मेंस वाले आप अपने मेंस की तैयारी करने लगिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया कंप्लीट होनी है। मेंस होकर के, इंटरव्यू होकर के उसका रिजल्ट आना है, अगर एमपीपीएससी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को फॉलो करती है तो। ओके, तो ये रही सार। बाकी आप लोगों में से जिसको जहाँ पिटीशन लगानी है लगाते रहिए, जिसको जो कहना है कहते रहिए और जिसको जो करना है करते रहिए। अब बात आती है 2020 की। बेटा आप हर वीडियो में चाहते हैं कि मैं उस संबंध में कुछ ना कुछ बोलूँ, लेकिन क्या बोलूँ आप ही बता दीजिए, क्या बोलूँ 2020 के लिए। पूर्णतः अंधेरे में है 2020 का रिजल्ट। मैं हर वीडियो में बोल देता हूं ताकि मुहिम चलती रहे। और आयोग ने ये कहा कि हम जल्द से जल्द देने की कोशिश कर रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं और साफ़ सुथरा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे जो बाधाओं में न उलझे, बस इतना ही कह सकते हैं। लेकिन कब तक देंगे, क्या देंगे, कैसा देंगे, कुछ भी नहीं कहा है। अब एक खुशखबरी है 2022 एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वालों के लिए पद वृद्धि पर बात करेंगे। देखिए, जीएडी एक अनुमान लगाता है कि किस विभाग में कितनी जो है पदों की जो संख्या रिक्त है, लेकिन वो हमेशा भिन्न होता है और जो पद आते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। एक अनुमान था कि इस बार जो है 350 से 400 पद तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पदों की संख्या जो अभी मीडिया स्रोतों से सामने आ रही है वो 150 है। तो बहुत निराशा व्याप्त है, 150 पद बहुत कम होते हैं। हमने जो 5 दिसंबर को आंदोलन किया था उसमें हमारी एक मांग भी थी कि आने वाली परीक्षाओं में जो है पद वो पर्याप्त संख्या में हो। और दूसरी बात, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि 3 वर्ष की छूट सभी को दी जाएगी, वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन सभी को प्राप्त हो। तो इस एज रिलैक्सेशन के संबंध में तो अभी कुछ भी नहीं सूचना प्राप्त हुई है। और रही पदों की वृद्धि के संबंध में, ज़रूर जो एमपीपीएससी के ओएसडी हैं श्री रविंद्र पंचभाई जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी कई विभाग हैं जहां से पदों की जो है वो संख्या निश्चित रूप से प्राप्त नहीं हो पाई है और वो पद जुड़ेंगे और इसमें वृद्धि संभावित है। तो वृद्धि निश्चित तौर पर होगी, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, जो ओएसडी का बयान आया है उस आधार पर कह रहा हूँ। तो पदों की संख्या में निश्चित वृद्धि होगी और मेरा ऐसा अनुमान है कि पद जो बढ़ करके 300 350 तक तो होने ही चाहिए। और पदों की वृद्धि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अंतिम परीक्षा परिणाम तक भी संभावित है, लेकिन पदों की वृद्धि आपको बीच में ही, मतलब जल्दी देखने को प्राप्त हो जाएगी, है ना। प्री का एग्ज़ाम देते देते ही आपको ये जो पदों की वृद्धि धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़नी है और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से जो है करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।